हेडिंग दे दो, ये कट नहीं हुआ है ना सिलेबस से, वो चेक कर लो, नहीं तो मैं तो सिखा दूंगा। मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग बार। अपने पास एक रॉड है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है। हमने इससे पहले क्या लिखा था वो पहले याद करा दो। अगर मेरे पास एक रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो इस पे ईएमएफ बन जाता है BLV। याद आ रहा है? तो भले ही ये फ्रेम ना हो, सिर्फ हमारे पास एक कंडक्टर है और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तब भी ईएमएफ बनेगा। करंट नहीं बनेगा क्योंकि करंट बनने के लिए आपको क्लोज लूप चाहिए, बट ईएमएफ तो बन सकता है ना। बैटरी अगर आप देखते हो तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है, भले करंट बने या ना बने, करंट फ्लो करे या ना करे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वैसे यहाँ पर भी ईएमएफ क्रिएट होता है व्हेन दिस रॉड इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे चल रहा है, सो दैट कैन प्रोड्यूस और देयर इज एन इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फॉर्मूला क्या है? BLV। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, L क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड, V इज़ वेलोसिटी ऑफ रॉड। जितना तेज़ मूव करेगा उतना EMF ज़्यादा। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है कि फ्लक्स कट होगा। इसमें क्या फंडा है? इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है देखा जाए तो, क्योंकि ये रॉड तो उतना ही है, ये थोड़ी ना लूप है। बट ऐसे केस में क्या हो रहा है? ये फ्लक्स लाइंस को कट करता है, और जब फ्लक्स लाइंस को कट करता है तो EMF बनता है। अब ये रॉड अगर रोटेट करने लगे मैग्नेटिक फील्ड में, लेट अस से ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और लेट अस से यहाँ पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, या फिर इनटू द प्लेन ऑफ योर पेपर, अगर आप नोटबुक में ड्रॉ कर रहे हो तो इनसाइड द बोर्ड या इनसाइड द पेपर ये मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह, ठीक है। हर जगह ऐसा फील्ड है। मैं सिर्फ बाउंड्रीज बना देता हूँ, बाकी हर जगह पूरा फील्ड है, ये आप इमेजिन कर लो, ठीक है। हर जगह आपको ये फील्ड बनाना है। इस पूरे रीजन में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और किस डायरेक्शन में? इनटू द पेपर। अब क्या होगा? जैसे ये रॉड घूमेगा ये वापस से फ्लक्स लाइंस को कट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, सही बात है। जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा कोई भी रॉड, तो उसमें EMF बनेगा। यहाँ पर तो EMF क्या बन रहा है? BLV। यहाँ क्या कितना बन रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रॉड है ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। इस लेंथ एलिमेंट का वेलोसिटी लेंगे लेट अस से v, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से v इक्वल टू r ओमेगा होता है, ये पता है सबको। r की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? x। इसके लिए v इक्वल टू x ओमेगा, सही बात है। अब हमारे पास ये v तो आ गया। इस छोटे से एलिमेंट में जो EMF बनेगा जो कि इस एलिमेंट में बनेगा, दैट इज लेट अस से DE, EMF इन एलिमेंट ऑफ रॉड dx एलिमेंट में कितना EMF बन रहा है? DE। मतलब इन दोनों एंड्स के बीच में EMF कितना बना? DE बना। फॉर्मूला क्या है? B, L की जगह dx लिखना पड़ेगा, लेंथ कितना है? dx इंटू v, और v के लिए भी फॉर्मूला अपने पास। लेट अस पुट दैट वैल्यू DE इक्वल टू b dx, और v की वैल्यू कितनी है? x ओमेगा। बस मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे रीअरेंज करता हूँ, b v dx चलेगा, और इधर लिख दिया b v, dx की वैल्यू क्या लिख दी? x ओमेगा, dx सॉरी v की वैल्यू क्या लिखनी है? x ओमेगा, और ये dx। मुझे बताओ b और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को बाहर रखो। बचेगा क्या? x ds बचेगा, ये DE हो जाएगा। अगली स्टेप क्या करेंगे हम लोग? ये DE है इस एलिमेंट के लिए, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल रॉड का मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल रॉड का इंटीग्रेट करेंगे, सो EMF विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DE, ठीक है। तो b ओमेगा तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। अब ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक 0 to L, यहाँ से यहाँ तक 0 to -L,
समझ में आ रहा है? या फिर आप क्या कर सकते हो टेक्निक, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लोगे तो ये डायरेक्ट एक्स हो जाएगा, बाकी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बाकी कोई इक्वेशंस में फ़र्क पड़ेगा क्या? अगर मैंने इसको रॉड को यहाँ से इस एंड से घुमाया, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में? ठीक है, यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, r की जगह ये x होगा और ओमेगा तो एज इट इज़ है। रॉड का एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा बोला हुआ है, जो कि यूनिफॉर्म है ना? अजम्पशन ही है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। तो क्या इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ जाएगा? बी वी एल, ये कौन सा इक्वेशन है? ये वाला इक्वेशन बी एल वी किसके लिए चलता है? एक रॉड जो कि मूव कर रहा है, ये छोटा सा रॉड है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है छोटे से डिस्प्लेसमेंट्स के लिए। तो वी कैन राइट डी इक्वल टू बी वी डी एक्स, बी एल वी, एल ये है, ये वी है, एल डी एक्स है और वी कितना है? तो वो वेलोसिटी है एक्स ओमेगा, वो यहाँ डाल दिया। तो मेरा इक्वेशन एज इट इज़ आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, भले ही मैं ओरिजिन इधर लूँ या इधर लूँ। इंटीग्रेशन के लिमिट्स में चेंज आता, नेगेटिव और पॉजिटिव लिमिट्स हो जाते, अपने को नहीं चाहिए तो हमने इधर ओरिजिन रख दिया। ओरिजिन तो अपना चॉइस है ना? तो इधर से इधर तक का लेंथ क्या है? 0 से l है, तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स हो जाएंगे 0 से l। आया क्या ध्यान में? इस केस में लिमिट 0 से l क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड। इंटीग्रेशन करेंगे बी ओमेगा एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सबको आता है? लिमिट्स बताओ। ठीक है, बी ओमेगा एज इट इज, अपर लिमिट डाल दो एल स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट डालो 0, तो ये कितना आ गया? देखो बुक में यही है क्या फॉर्मूला? हाँ, समझ में आया? 12.9 नोटबुक में हेडिंग दे दो, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। टॉपिक का नाम है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, टॉपिक का पहले मैं थियरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम उसका मैथमेटिक्स और सब कुछ देखेंगे, फिजिक्स क्या है ना? सो लेट अस इमेजिन हमारे पास एक रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, एक रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस रीजन में हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर है, और ये लूप को हम लोग बाहर पुल आउट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी भी। ठीक है, हमारा लूप जो है ये उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टू द पेज, और ये क्या है? रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर वायर लूप, या फिर कॉइल भी बोल सकते हो, कॉपर का कॉइल बोल सकते हो, बट रेक्टेंगुलर लूप बोल सकते हो। ठीक है, जब इसको पुल आउट करेंगे क्या इसके थ्रू जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा? हाँ या नहीं? जब हम इसको पुल आउट कर रहे हैं क्या फ्लक्स चेंज होने वाला है? यस। क्यों? फ्लक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला अपना? बी बार डॉट ए बार। तो इसमें से क्या चेंज हो रहा है? ये तो नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि बी तो फिक्स है, ए चेंज हो रहा है क्योंकि वो बाहर आ रहा है, तो एरिया जो है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो घट रहा है। इसको आप बाहर ले रहे हो, इस पूरे को। हाँ, अब ये स्लाइडिंग नहीं है, ये फिक्स फ्रेम है, उसको बाहर खींच रहे हो, तो जितने रीजन में से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था वो रीजन कम होते जाएगा, तो आपका एरिया घट रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके वजह से क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, योर EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो इस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगा। डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ से डिसाइड कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है कि इसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन एरिया। यस, अब सोचो EMF इंड्यूस हो रहा है मतलब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर जनरेट हो रही है। सही बात है। अगर इस लूप को रेजिस्टेंस होगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग के फॉर्म में बाहर दिखेगी आपको, हीटिंग के फॉर्म में वो रिलीज़ होगी अगर इस लूप को कोई रेजिस्टेंस है तो। इसका मतलब एनर्जी तो जनरेट हो रही है, तो वो एनर्जी इसके अंदर जनरेट हो रही है मतलब कहीं से तो आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर किसी जगह एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या जनरेट हो रही है तो वो कहीं से आनी चाहिए, यहाँ से आएगी और यहाँ जनरेट होगी। सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। खुद से क्रिएट नहीं हो सकती आउट ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं हो और अचानक से एनर्जी जनरेट हो जाए, ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग इसको पुल आउट कर रहे हैं ना। अब लॉजिक से सोचो, लेंस लॉ में हमें क्या बताया था? लेंस लॉ में हमें ये बताया था कि जो भी करंट इंड्यूस होगा वो उस चेंज को अपोज करेगा। तो जैसे ही हम इसको पुल आउट करेंगे, जो इंड्यूस्ड करंट है
वो एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा और वो इस लूप को बाहर जाने में अपोज करेगा। तो हमें क्या करना होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट खींचना पड़ेगा। सो वी हैव टू डू वर्क, इसको बाहर खींचना है। अपना लॉजिक क्या है कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर खींचे, तो वी हैव टू डू वर्क। तो कौन वर्क करेगा, हम लोग, जो उसको हाथ से खींच रहे हैं या किसी मशीन से खींच रहे हैं, किसी तरीके से खींच रहे हैं। सो वी आर डूइंग वर्क, वी आर एक्सटर्नल एजेंसी। ये अपना सिस्टम है, हम लोग बाहर के लोग हैं, सिस्टम के बाहर के। सो वी आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दिस सिस्टम और वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, ये इंड्यूस्ड करंट्स के वजह से बना हुआ फोर्स है। इसके अगेंस्ट हम लोग वर्क डन करेंगे। जो हमने वर्क डन किया, मतलब हमने एनर्जी स्पेंड किया, वो एनर्जी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। ये इस टॉपिक का कंक्लूजन है। इसी को हम लोग मैथमेटिक्स से करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ का हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है ना, उसको इंड्यूस करने में कितना वर्क डन हुआ है ना, या फिर उस इंड्यूस करने से हीटिंग कितना प्रोड्यूस हुआ। और फिर दूसरी चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि इस फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क डन कितना किया एक्सटर्नल एजेंसी ने। और अगर दोनों तरफ का जो पावर जनरेशन है वो बराबर हो जाए, मतलब हमने जितना पावर सप्लाई किया उतना ही पावर वहाँ पर हीट एनर्जी के फॉर्म में अगर निकल रहा है, मतलब क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैच हो रहा है दोनों तरफ, या फिर हमने जितना भी एनर्जी सप्लाई किया उतना ही एनर्जी अंदर जनरेट हो रहा है। सो देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट बोथ द साइड्स, ठीक है। तो बस हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरीफाई करने वाले कि सच में एनर्जी कंजर्व हो रही है, अपने आप एनर्जी क्रिएट हो रही है ना। सो वी विल डू दैट वेरीफिकेशन हियर। ये क्लियर है क्या करने वाला है। अब इस लूप को रेजिस्टेंस है, तो इसका हम लोग एक छोटा सा रिड्यूस्ड सर्किट बनाएंगे। ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, बट सिंस दिस लूप हैज़ सम रेजिस्टेंस, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। एक ऐसा वायर जिसका जीरो रेजिस्टेंस है एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू अ स्मॉल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। इस पूरे लूप का जो भी रेजिस्टेंस है उसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया और बाकी लूप को एक वायर से रिप्रेजेंट कर दिया जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ बनने वाला है, आप इस ईएमएफ को ऐसे दिखा सकते हो, ई से। दिस इज ईएमएफ ई, ऐसा, ठीक है। दिस ईएमएफ विल अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू दिस लूप। लेट अस से आई इज द करंट, ठीक है। करंट ऐसा है, मतलब ये ईएमएफ को आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दी है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है ऐसा डायग्राम, इसलिए ये नहीं बनाना चाहिए, बट एनीवेज रियलिटी में ये ऐसा हो रहा है। इस लूप का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, ये इस तरह से। ये लेंस लॉ से आप डिसाइड कर सकते हो करंट का डायरेक्शन, ठीक है। कर ले क्या लेंस लॉ से चेक। लूप बाहर आ रहा है, एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है मतलब फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो फील्ड के डायरेक्शन में हमारा नेट फ्लक्स होना चाहिए। जो इंड्यूस करंट का फ्लक्स है वो फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो इंड्यूस करंट भी किस तरफ, अंदर की तरफ फ्लक्स दे, ऐसा, मतलब ये ऐसा। सो क्लॉकवाइज करंट, देखो मैंने क्लॉकवाइज बनाया क्या, टेक्स्ट बुक में देखो क्लॉकवाइज करंट है क्या, दोनों ही डायग्राम में, ठीक है। अब हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है पावर का। पावर का फार्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। और आप इसको लिख सकते हो फोर्स इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ये 11th में आपको कराया था मैंने, ये फॉर्मूला मैंने 11th क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। पावर ये क्या है, पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ये एक चीज़ याद रखो, ये एक्चुअली यहाँ पर डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये बस बेसिक फॉर्मूला जो हमने लिख लिया यहाँ पर, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो कौन से फोर्सेज हैं वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले हम लोग ईएमएफ निकालेंगे, उसके बाद करंट निकालेंगे, उसके बाद फोर्स निकालेंगे, ठीक है। और फोर्स निकालने के बाद इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे। एक और फॉर्मूला याद कर लो, ओम्स लॉ से आता है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू आई वी। ये फॉर्मूला याद है क्या, ये आपको स्कूल में कराया होगा, है ना। और ओम्स लॉ लगाओ, वी इक्वल टू आई आर। सो यहाँ पर हो जाएगा, लेट अस राइट आई, सेम सिंबल यूज करते, तो आई इंटू आई आर कितना हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ करने वाले हैं इस डेरिवेशन में, ठीक है। और कौन सा यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है, अगर मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो,
हाँ 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 स्क्वायर रहेगा, ठीक है स्क्वायर रहेगा लिखना। यहाँ देखो अगर मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, मैं सिर्फ फॉर्मूला याद करा रहा हूँ, फिर हम लोग डेरिवेशन 5 मिनट में करेंगे। करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट जा रहा है और स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे इस वायर पे फोर्स लगेगा विच इज़ गिवन बाय BIL sin थीटा, या फिर मैथमेटिकल वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F वेक्टर इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस फोर्स का डायरेक्शन या इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, यूजिंग फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्कूल में पढ़ाया था, हाँ। FBI थंब फर्स्ट फिंगर सेकेंड फिंगर, FBI F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। मैग्नेटिक फील्ड लेटस से इस बोर्ड के अंदर है, क्योंकि इस एग्जांपल में भी मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, सो FBI। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर है, बोर्ड के अंदर। करंट कहाँ पर है, FBI। I कहाँ पर है, ऊपर। तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, ये देखो ये फोर्स है। सो इस पे फोर्स कहाँ लगना है, इस पे फोर्स लगना है इस तरफ, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, BIL sin थीटा, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, BIL sin थीटा, और डायरेक्शन किससे पता चलेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू BIL sin थीटा। थीटा ये एंगल किसके बीच में है, L और B के बीच में, लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और अगर वो थीटा 90 है तो हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स। ये आता है अपने को, स्कूल में सीखा हुआ है, सही बात है, अभी हमने रिवाइज भी किया है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपको ये फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, मेरे ख्याल से इतने ही फॉर्मूला चाहिए। दूसरा एक फॉर्मूला अपना अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिराइव किया था, F इक्वल टू BLV, ये फार्मूला डिराइव किया था क्या, ये भी फार्मूला अपने को यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। और कोई फार्मूला लगेगा क्या, बस इतने फार्मूले सफिशेंट है इस टॉपिक के लिए, ओके। तो चलो करें प्रूफ। फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो करंट बन रहा है इंड्यूस करंट, उससे हीटिंग कितना होगा, या उस इंड्यूस करंट को करने के लिए हमने जो वर्क डन किया वो पहले निकालेंगे, ठीक है। हमने कितना वर्क डन किया, तो ऑब्वियस है हमने उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, तो हमें सबसे पहले वो फोर्स निकालना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला पहले याद करा दूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर लेटेस्ट से डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है, हाँ। अभी पहले प्रोसीजर देख लो क्या करने वाले हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन मिलेगा, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, या फिर इधर देखोगे तो पावर इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हमें डायरेक्ट फोर्स इंटू वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगा। फोर्स हमें निकालना है, वेलोसिटी v हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है, हमें सिर्फ फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BIL। इधर देख लेंगे क्या आता है, BIL sin थीटा एक्चुअली, ठीक है। इधर देख लेंगे क्या आता है, तो हमारे पास फोर्स आ गया, वेलोसिटी आ गया, हमारे पास पावर आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। पावर आ गया, वेलोसिटी, हाँ ठीक है, पावर आ गया। और ये कौन सा पावर है, ये वो पावर है जिसके अगेंस्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं, है ना, उस फोर्स के अगेंस्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं। और ये पावर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग एनर्जी, ये रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग एनर्जी। पर यहाँ पर इस फॉर्मूला में हमें I चाहिए, I हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। R तो दिया है रेजिस्टेंस, I नहीं दिया है, I हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज एंड सो ऑन। तो बस ये अपना टास्क है, I को कैलकुलेट करना, F को कैलकुलेट करना, ख़त्म। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर फ्लक्स वाली कंसेप्ट से ही शुरू करेंगे, ठीक है। भले ही अपने को फॉर्मूला पता है, बट वी विल यूज़ फ्लक्स कंसेप्ट। फ्लक्स कंसेप्ट क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर, या फिर BA cos थीटा, सही बात है। फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। इधर मुझे बताओ, A वेक्टर इज एरिया पर वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, तो ऐसा या अंदर, दोनों ले सकते हो, आपका चॉइस है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो लेटर से अपना एरिया वेक्टर भी अंदर ले लिया, तो B वेक्टर
इज पैरेलल, सही बात है, टू ए वेक्टर, ये समझ में आ रहा है। ए वेक्टर एरिया को परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, बी वेक्टर हमने बाय डिफॉल्ट अंदर की तरफ लिया है, तो दोनों वेक्टर अंदर की तरफ। बी वेक्टर कहाँ है? अंदर। एरिया वेक्टर किसको परपेंडिकुलर है? एरिया को परपेंडिकुलर है। ये कहाँ है? दिख रहा है क्या? कहाँ है? अंदर। तो दोनों अंदर है, दोनों एक दूसरे को क्या हो गया? पैरेलल हो गए, ये ऐसे है ना। तो ये पैरेलल हो गए, तो थीटा कितना हो गया? cos 0 कितना होता है? सो देयरफॉर फ्लक्स कितना हो जाएगा? ठीक है। अब लेटस से ये जो डिस्टेंस है ये x है, ये लेंथ को क्या ले लो? l ले लो। तो एरिया क्या हो जाएगा? l इंटू एक्स। जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही एरिया लेना है, अपने को पूरा नहीं लेना है, पूरा कितना भी हो। अभी इस मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एरिया, तो l इंटू एक्स इतना एरिया है। यस और नो? ये हो गया मेरा फ्लक्स। तो EMF होता है डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, है ना, माइनस साइन नहीं लेते। मैग्नीट्यूड ऑफ EMF होता है डी फाई बाई डी टी। सो डी बाई डी टी ऑफ, ये डाल दो, बी एल एक्स। क्या क्या कांस्टेंट है? बी और एल तो कांस्टेंट है। एक्स डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। ये तो अपन ने पहले भी डिराइव किया था, वही वापस से करना है। इक्वेशन नंबर 1 लिख लो इसको, या फिर इसको 1 लिखा है तो इसको कितना लिख लो? 2 लिख लो। ठीक है। EMF आ गया तो करंट आ जाएगा। करंट इक्वल टू E अपॉन आर। ये कौन सा लॉ है? V इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। ये कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ है। इसी को मैंने ऐसे लिखा, देखो I इक्वल टू E अपॉन आर, सिर्फ नाम अलग है। EMF क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। R रेजिस्टेंस है और I करंट है, सेम ही लॉ है। ये क्या है? ये कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा BL V अपॉन R। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास करंट आ चुका है, हमारे पास क्या आ चुका है? करंट। तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं करंट पे से, I स्क्वायर R। यस और नो? वो निकालेंगे बाद में, ठीक है। पहले अब क्या करते हैं? पावर निकाल लेते हैं। ये हो गया आधा काम, या चाहिए तो यहीं पे निकाल लो। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से अलग डेरिवेशन होगा, चलेगा क्या? या टेक्स्ट बुक जैसे ही चाहिए? चलेगा। हाँ, तो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, और यू कैन से यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इन द लूप ड्यू टू करंट आए। ये पता है आपको कि किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग प्रोड्यूस होता है, पता है क्या सबको? अगर किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास करोगे तो हीटिंग प्रोड्यूस होता है। हीटिंग कितना होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। किसका लॉ? जूल का लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और H अपॉन टी क्या होता है? ये होता है आई स्क्वायर आर, और ये होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, एंड दिस इज कॉल्ड एज पावर। सो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या है? पावर, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई दिया है मेरे पास, कितना है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। ये समझा क्या? ये कहाँ से उठाया मैंने? फ्रॉम 3। समझा क्या? आई स्क्वायर आर, एक आर आणि एक स्क्वायर कट हो जाए। नहीं सेमच आहे ना, रेजिस्टन्स आहे तो। हा आर स्क्वेअर आणि हा आर, काय काय कट होईल सांगा? सो P इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा मेरा 4। ये क्या है? दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब आप उस रेक्टेंगुलर कॉइल को खींचोगे तो वो कॉइल गर्म होगी। कितनी गर्म होगी? पर सेकेंड इतनी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, कितना? इतना। अब हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला। उससे क्या पता चलेगा? हमने कितना वर्क डन किया या हमने कितनी एनर्जी पर सेकेंड सप्लाई किया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है? एनर्जी सप्लाइड। एनर्जी सप्लाइड पर सेकेंड इज पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ठीक है।
हियर एफ वेक्टर कितना है वो पहले देख लो। तो यहाँ पर फोर्सेस कौन से है, एक ये, क्योंकि जहाँ जहाँ करंट लग रहा है वहाँ फोर्सेस लगेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर फोर्स नहीं लग सकता, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लग सकता है। इस पे कहाँ लगेगा, तो कौन सा लॉ लगाएंगे फोर्स के लिए, कौन सा लॉ होता है अपना, ये कौन सा लॉ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स के लिए कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल। तो अब यहाँ देख लो, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, करंट है ऊपर, फोर्स किधर लग रहा है, इस ब्रांच पे इधर, ठीक है ना, ये फोर्स है अंदर जा रहा है इस तरफ। रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, सारी बात सुन लो, ये यहाँ तक क्लियर है क्या, लेफ्ट हैंड रूल लगाया, ये फोर्स इस ब्रांच पे किधर लग रहा है, लेफ्ट। इस ब्रांच में भी तो करंट है, वापस से लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट मेरी तरफ है, फोर्स किधर लग रहा है, लेट अस कॉल दिस फोर्स एज F1, F1 बोल दो। इस ब्रांच पे बताओ फोर्स किधर लग रहा है, मैं यहाँ ये x अंदर लिख देता हूँ, मतलब जगह हो जाएगी अपने पास। हाँ, इधर फोर्स किधर लग रहा है, F2 कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है क्या, श्योर, चेक किया क्या, चेक किया क्या, करंट किधर है, इस तरफ लग रहा है फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। आप मुझे बताओ F1 और F2 की मैग्नीट्यूड कितनी, फ्रॉम फिगर, F1 वेक्टर या फिर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू IL, अपना फॉर्मूला क्या होता है, BIL ना, BI, करंट तो सेम है और लेंथ कितना है, तो ये x है, सही बात है, यस और नो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BIL साइन थीटा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो BIL है ना, तो वो कितना हो जाएगा, BI इंटू एक्स, इधर भी BI इंटू एक्स, यस और नो। मेरे को बताओ ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, बट F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, है ना, सो दे कैंसिल ईच अदर, कैंसल और बैलेंस बोल सकते हैं हम लोग, ये दे बैलेंस ईच अदर। F1 और F2 फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो उससे कोई कंट्रीब्यूशन आएगा क्या, उसके अगेंस्ट हमें काम करने की जरूरत है क्या, खुद को ही मार रहे तो अपने को कोई ज़रूरत नहीं। कौन बच गया, एंड F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BIL लेंथ, और एंगल भी याद कर लो, साइन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन B एंड L वेक्टर। L वेक्टर ये है अलोंग लेंथ, B वेक्टर ये है एंगल 90 है, साइन 90 कितना होता है 1, तो उसका वैसे भी कोई रूल नहीं है, चाहिए तो लिख दो साइन 90, और साइन 91 हो जाएगा, तो ये BIL ही होना है, क्लियर है। फोर्स आ गया अपने पास, इधर डाल दो, है ना, यहाँ पर F और B वेक्टर, इसके बीच में एंगल देख लो, फोर्स वेक्टर इधर, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, 180 है, तो अगर इसको लेंगे तो वो -1 आ जाएगा, है ना, cos 180 इज -1, ठीक है। एनीवेज हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा F इंटू V, और F का वैल्यू क्या है, F इज योर BIL, और V है एज इट इज़, है ना, V है एज इट इज़। अब मेरा I जो है यहाँ पर, ये जो I है, I को स्मॉल I लिखते चलेगा, क्योंकि हर जगह हमने I को स्मॉल I लिखा है ना, यहाँ पर देखो, यस, तो सेम सिंबल यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी I को स्मॉल I लिख लेते हैं, क्योंकि एक जैसा सिंबल चाहिए। इधर I लिखा है क्या अपन ने, यहाँ I लिखा हुआ है, यहाँ I नहीं लिखा है, ठीक है, सेम सिंबल्स, यहाँ तक सही है ना, I लिखा है, यहाँ पर I लिखा है, ये वाला ये रह गया, इसको भी स्मॉल I लिख लेते हैं, सेम सिंबल यूज़ करते हैं। अब मुझे बताओ, ये I का वैल्यू हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन 3, पावर और रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है, वो क्या था, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट था, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, रेट ऑफ डूइंग वर्क लिख लेते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ वर्क डन, कुछ भी लिखो, कितना हो जाएगा, दैट विल बी BLV एज इट इज, और I की जगह BLV अपॉन R, क्या हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, ये हो जाएगा आपका P। इक्वेशन नंबर दे दो 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 कंजर्वेशन, क्या पता चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या पता चल रहा है, जो भी रेट ऑफ डूइंग वर्क है, जो भी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं पर सेकेंड,
that is utilized as production of heat और it is equal to rate of production of heat. टेक्स्ट बुक में पढ़ो, लास्ट लाइन पेज नंबर है 277, ये जो 12.26 इक्वेशन है उसके नीचे. कंपेयरिंग द टू इक्वेशन वी फाइंड दैट rate of doing mechanical work is exactly same as rate of production of heat energy in the circular loop. So thus conclusion क्या है? The work done in pulling the loop through the magnetic field appears as a heat energy. जो आपने वर्क डन किया वो कहाँ चला गया? वो हीट एनर्जी के फॉर्म में चले गया, है ना. तो एक एनर्जी जहाँ यूज़ हुआ वो दूसरे एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है. टॉपिक का नाम है एडी करंट्स. एडी का मतलब होता है ये पानी के अंदर कभी कभी देखो ऐसे चक्कर बनते हैं, उन चक्कर को बोलते हैं हम लोग एडीज. ठीक है. पूर आता है जब नदी में तब पानी में ऐसे चक्कर बनते हैं, भंवरे बनते हैं, है ना. हाँ, हाथ घुमाओगे तो भी बनेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडीज. अब जब आपके पास एक मेटल प्लेट है, अब देखो क्या है हमारे पास, मेटल का प्लेट है और इसको हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इस तरफ है लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रहा है. इट्स अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो इट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो होता क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होता है. फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए बी बार डॉट ए बार. एरिया इस प्लेट का तो फिक्स है लेकिन बी जो है ये चेंज हो रहा है. सो फ्लक्स विल चेंज, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा डी फाई बाय डी टी ये होता है अपना ई एम एफ, दैट विल बी एरिया कॉन्स्टेंट डी बी बाई डी टी. यस और नो? तो एरिया तो कॉन्स्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ई एम एफ बनेगा. दिस ई एम एफ विल कॉज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. ये मेटल का प्लेट है. मेटल के प्लेट के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ या नहीं. और ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर वायर होता तो, अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर वायर होता तो ऐसे जाते, यहाँ पर तो प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म स्मॉल सर्कुलर लूप्स एंड दीज सर्कुलर लूप्स आर कॉल्ड एडी करंट्स. तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं पानी में, जैसे वो चक्कर बनता है ना, वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं ग्रुप में, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो करता है मेटल के अंदर. ठीक है. मेटल प्लेट के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे करंट फ्लो करता है. मेटल को रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस भी है, तो हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगा आई स्क्वायर आर. तो इन एडी करंट से हीटिंग प्रोड्यूस होता है. कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इंडक्शन कुकर सुना है? इंडक्शन कुकटॉप नहीं, उसमें अलग कंसेप्ट है. इंडक्शन कुकटॉप सुना है? वो ऐसा प्लेट ऐसा बॉक्स जैसा आता है, उसके ऊपर बर्तन रखो तो खाना बनता है. अच्छा, वो इंडक्शन कुकर. इलेक्ट्रिक कुकर में इंडक्शन कुकर इलेक्ट्रिक ही होता है बट उसको इंडक्शन बोलते हैं. हाँ, बट उसमें फ्लेम नहीं होती, हाथ लगाओगे तो चटका नहीं लगता है. गूगल करा ना, गूगल करो, इंडक्शन कुकर सर्च करो. उसमें क्या होता है देखो, इंडक्शन कुकटॉप, उसको इंडक्शन कुकटॉप बोलते हैं, एक्चुअली टेक्निकल वर्ड है. तो ये आपका इंडक्शन कुकटॉप ऐसा कुछ तो दिखता है रेक्टेंगुलर शेप का, है ना. इसके ऊपर हम लोग स्पेशल बर्तन लगते हैं, अपने राउंड बॉटम के बर्तन नहीं चलते इस पर. यू नीड अ फ्लैट बेस यूटेंसिल. तो फ्लैट बेस का बर्तन आपको चाहिए होता है इसके ऊपर रखने के लिए. ये जो फ्लैट बेस का बर्तन है ना, ये बर्तन, इसके अंदर हीटिंग होता है. कैसे होता है? तो वो बर्तन जो है वो बेसिकली एक मेटल का प्लेट है इस तरह का. इसके नीचे एक कॉइल है, कॉइल, और इस कॉइल में से हाई फ्रीक्वेंसी करंट पास होता है. अल्टरनेटिंग करंट ऐसा कुछ तो दिखता है. हाई फ्रीक्वेंसी मतलब तेज़ी से चेंज होता है. दिस रैपिडली चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी बाई डी टी, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका रेट ऑफ चेंज काफ़ी ज़्यादा है. और आपका ई एम एफ क्या होता है? ए डी बी बाई डी टी. एरिया काफ़ी ज़्यादा है, फ्लैट बेस का है, तो एरिया ज़्यादा है, तो ओवरऑल ई एम एफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. इस हाई ई एम एफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है उस प्लेट में से. किस में से? जो बर्तन में आप खाना बना रहे हो उस बर्तन के बेस में ये करंट फ्लो करता है. और उस बेस का रेजिस्टेंस
ऐसे एडजस्ट किया रहता है कि उससे हीटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो उसको रेजिस्टिव मटेरियल से बनाया जाता है बेस को। सो बर्तन का बेस गर्म होता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपने अपना हाथ रख दिया, आपका हाथ थोड़ी ना मेटल का है, आपके हाथ में थोड़ी ना इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप अपना हाथ रख दोगे तो उससे ये हीटिंग ज़्यादा नहीं होगा हाथों में, तो इसलिए आपका हाथ नहीं चलेगा उस पर, लेकिन बर्तन गर्म हो जाएगा जिससे खाना बना सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है आपका इंडक्शन हीटिंग। तो फिर इसके तो जो यूटेंसिल्स इस पे रखे जाते होंगे वो भी स्पेशल? हाँ, वो इंडक्शन फ्लैट बेस के इंडक्शन यूटेंसिल होते हैं। आप गूगल करोगे इंडक्शन यूटेंसिल तो इसके लिए खास जो रहता है ना वही मिलेंगे आपके घर में। जो बर्तन फ्लैट बेस का है ना वो ये वाला है इंडक्शन यूटेंसिल है। अपने घर के जो बर्तन है उनको देखो, हाँ नहीं जो फ्लैट बेस के खास बर्तन होते हैं खाना गर्म करने के लिए आते हैं, आपके घर में होंगे, हर एक के घर में होते हैं। कुकर जो रहता है वो ब्लैक कलर का, उसका भी बेस फ्लैट होता है ना। जिसका बेस फ्लैट है वो वाले क्या थिक और फ्लैट बेस वाला जो रहेगा वो इंडक्शन को यूटेंसिल रहेगा, रहता है अपने घर में भी रहता है। और जो गोल रहता है वो नहीं यूज़ कर सकते। ये देखो ये इंडक्शन यूटेंसिल है सारे। हाँ, तो वो आवाज़ क्यों करता है, ट्रांसफार्मर आवाज़ क्यों करता है? बिकॉज ऑफ दिस एडी करंट्स। ये एडी करंट्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है प्लेट्स में, और इसकी वजह से चार्जर में ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आवाज़ आता है। तो उसको डिज़ाइन करने का तरीका रहता है जिससे ये आवाज़ को मिनिमम किया जा सकता है। बट एनीवेज आवाज़ तो आना है ना, खत्म नहीं हो सकती आवाज़। हाँ, वो एनर्जी लॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर एडी करंट जो है इट इज़ नॉट यूजफुल। ट्रांसफार्मर में एडी करंट इज़ नॉट गुड, तो उसको कम कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट को इंड्यूस करता है 2 कॉइल में, एंड दैट्स वाई उसका जो प्रिंसिपल है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होनी है, उसको कांस्टेंट नहीं कर सकते। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो एडी करंट्स आना ही आना है, बस उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम करते हैं? ये जो प्लेट है इसको काट दो। कैसे काट दो? इस तरह से काट दो और उसको इंसुलेट कर दो। इंसुलेट कर दो मतलब कोटिंग कर दो नॉन कंडक्टर का, ठीक है। और फिर दूसरा प्लेट ऐसा ही, एक ये प्लेट एक ये प्लेट ऐसे डाल दो। अब हो गया क्या, 2 अलग अलग प्लेट्स हो गई। अब पूरा लूप नहीं बनेगा, लूप कितना छोटा बनेगा, इतना सा। तो जो करंट्स भी बनेंगे वो कैसे बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे, छोटे छोटे से करंट बनेंगे। करंट तो बनेंगे, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। बस क्या हो गया, करंट का मैग्नीट्यूड कम हो गया। ओवरऑल जो करंट ज़्यादा था वो करंट को हमने घटा दिया, तो हीटिंग जो था उसमें आई का टर्म घटा दिया हमने। आर को तो नहीं घटा सकते क्योंकि आयन का कोर यूज़ होता है, आयन का कोर ज़्यादा अच्छा मैग्नेटिक लिंकेज देता है, इसलिए आयन यूज़ करते हैं। तो आर को घटा नहीं सकते बहुत ज़्यादा, आई को घटा सकते बाय लेमिनेटिंग द कोर, इसको बोलते हैं। ये कोर होता है उस ट्रांसफार्मर के अंदर जिसको ऐसे कट करके प्लेट्स बनाए जाते हैं एंड फिर उसको एक दूसरे में फंसाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ओवरऑल एरिया कम हो गया। एरिया घटा दिया मतलब आपने इसको घटाया, इसको घटाया तो आपका वो ईएमएफ घट गया, ईएमएफ घट गया तो करंट घट गया, करंट घट गया तो हीटिंग बच गया। तो यहाँ पर क्या होगा, हीटिंग मिनिमम होगा, जो एनर्जी लॉस है वो मिनिमम होगा। क्या ज़ीरो होगा क्या? इम्पॉसिबल है, ज़ीरो एनर्जी लॉस हो ही नहीं सकता, है ना। हम लोग हाँ, इसलिए चार्जर से हीट होता है, ये रीज़न है चार्जर के हीट होने का। या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें ट्रांसफार्मर है वो गर्म क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। आपके टीवी के अडाप्टर होते हैं उसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो उसके वजह से वो टीवी भी गर्म होता है, अडाप्टर भी गर्म होता है। ये सारा गर्म हो रहा है मतलब क्या है, हमारा चार्जर का काम क्या है, फ़ोन को या लैपटॉप को चार्ज करना। गर्म होना थोड़ी ना उसका काम है, बट वो गर्म हो रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो एनर्जी ले रहा है, थोड़ी सी वेस्ट कर रहा है और थोड़ी सी हमें दे रहा है, ठीक है। तो हमारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो एनर्जी वेस्ट करता है, उस वेस्ट को हम लोग रोक नहीं सकते, पढ़ते हैं। बातें नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट 12.11 है क्या, देखो हाँ, नाम क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब एक लॉजिक से सोचो, मेरे पास एक कॉइल है, इमेजिन करो मेरे पास एक कॉपर का कॉइल है ना, कि कोई भी वायर ले लो ऐसे गोल गोल घुमा तो बन गया कॉइल, कुछ नहीं, रियोस्टेट भी नहीं। ये पेन ले लिया, कॉपर का वायर लिया, घुमा दिया, बन गया कॉइल, है ना, सोलेनॉइड कॉइल। अब इसमें से मैंने करंट पास किया है इस तरह से, ऐसा करंट जा रहा है। इस करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, ठीक है। ये फॉर्मूला है वो एक लेसन में है, आप डायरेक्ट याद रखो। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फॉर सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट NI। इसमें मुझे बताओ म्यू नॉट और N ये जो है ये कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट।
जब तक करंट कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं। जब करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसी बनती है देखो, पहले देख लो, मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस ऐसे बनेंगे, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये तो स्कूल में पढ़ाया होगा, है ना, फॉर्मूला मैंने अभी दिया है, बाकी तो ये डायग्राम पता ही है आपको। ये कौन सा है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, सो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। सही बात है, यस और नो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, दैट विल इंड्यूस करंट, और वो करंट इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेट अस कॉल दैट करंट एज आई बैक, बैक करंट। बैक करंट क्यों, क्योंकि ओरिजिनल करंट के रिवर्स डायरेक्शन में होगा। क्यों रिवर्स डायरेक्शन में, लेंज लॉ पता है अपने को, लेंज लॉ के हिसाब से जो भी कॉज है, कॉज क्या है, ये करंट का चेंज कॉज है, तो उसको अगर ये करंट बढ़ा तो उसके रिवर्स में करंट आना चाहिए घटाने के लिए, अगर ये करंट घटा तो उसकी डायरेक्शन में आएगा करंट बढ़ाने के लिए। तो ये बैक मतलब ओरिजिनल करंट के अपोजिशन में चलेगा, है ना, ये बढ़ा तो वो घटेगा, वो बढ़ा तो ये घटेगा, ऐसा अपोजिट में चलेगा। या फिर बैक ईएमएफ ले सकते हो आप। तो यहाँ पर ये जो करंट है ये किसके वजह से आया, कॉइल के अंदर ही करंट चेंज हुआ, खुद के करंट के वजह से खुद के अंदर ही क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। खुद ने इंडक्शन कर दिया, खुद ही के करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, और उसी मैग्नेटिक फील्ड ने जो इसकी खुद की थी उसके अंदर ही करंट इंड्यूस कर दिया। तो ये कौन सा इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन, खुद को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। इससे होता क्या है, करंट को ग्रो करने में टाइम लगता है, करंट को चेंज होने में टाइम लगता है, करंट का चेंज स्लो डाउन हो जाता है ना। तो एसी सर्किट्स में हम इस डिवाइस को लगाएंगे, दिस डिवाइस इज कॉल्ड इंडक्टर। है क्या, कॉइल ही है ना, सिंपल कॉइल ही है, बट ये एसी सर्किट में लग जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टर, है ना। कहाँ यूज़ होता था, पुराने ट्यूबलाइट्स में वो एक बीच में डब्बा आता था, पता है क्या, जिसको हम लोग बोलते थे चोक कॉइल, चोक कॉइल बोलते थे इसको, जो पुराने ज़माने की बात है। कॉपरची कॉइल असायची, नंतर कॉपर महाग झाला तर एल्युमिनियमची कॉइल घ्यायला लागली। सो दॅट वॉज दिस चोक कॉइल। तो चोक कॉइल होता क्या था, ये सिंपल, उसको तोड़ के देखोगे तो अंदर कॉपर निकलता है, कॉपर या उसका कॉइल निकलता है मेटल का, है ना, वो डब्बी जैसा रहता है, बॉक्स जैसा रहता है। पुराने ट्यूबलाइट्स में यूज होता था, अभी तो एलईडी आ गया, तो अभी ये टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गया। तो ये है आपका इंडक्टर, क्लियर है। इंडक्टर या ये सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये किसको प्रोपोर्शनल है, ये उसके ओरिजिनल करंट को ही प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट ओरिजिनल करंट में जो भी चेंज आ रहा है उसी को प्रोपोर्शनल है, यस और नो। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये फ्लक्स में भी चेंज आ रहा है, उसको प्रोपोर्शनल है। सही बात है, जो भी इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स में चेंज आएगा उसको प्रोपोर्शनल है। सो फाई इज इक्वल टू एल टाइम्स आई, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसको बस ऐसे कर दो, फाई इज प्रोपोर्शनल टू, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन करंट। जितना करंट में चेंज आएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा उतना फ्लक्स में चेंज आएगा। सो फाई इज प्रोपोर्शनल टू करंट, सो फाई इज इक्वल टू एल आई। दिस एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, सॉरी सेल्फ इंडक्शन। कोई ऐसी स्पेसिफिक वो करता है जो वैल्यू बन जाए, कौन सी वैल्यू बन होगी, आपने फ्लक्स में बताया था ना कि जो कांस्टेंट होता है वो, अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये अलग है, ये एल नॉन जीरो रहता है ना, इसकी वैल्यू कुछ कितनी होती है, दैट इज फाई अपॉन आई। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका कॉइल है, वो भी टॉपिक है अपने को, कि ये सोलेनॉइड कॉइल कैसा होगा, उस हिसाब से एल की वैल्यू कितनी होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। सो एल डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ योर सोलेनॉइड, ठीक है। रियोस्टैट मतलब यहाँ पर आपका ऐसा ही कॉइल रहता है, बट वो रेजिस्टेंस वाला कॉइल रहता है। तो रियोस्टैट इज बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो ये प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, उधर प्रिंसिपल अलग है, ठीक है। सो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो रियोस्टैट। सो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, देखो टेक्स्ट बुक में इक्वेशन 12.27 मिला, नेक्स्ट पेज 278, ये वाला फॉर्मूला है बोर्ड पे लिखा हुआ। अब ये मैंने टोटल फ्लक्स लिखा है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास n टर्न्स होते हैं, तो इसी फ्लक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
n टाइम्स फाई इक्वल टू एल आई, ऐसा भी लिख सकते हैं, सही बात है। तो उस केस में आपका l कितना हो जाएगा, n फाई अपॉन आई, ठीक है। n कैपिटल चाहिए तो कैपिटल लिख लो, बुक में जो सिंबल है वो यूज़ कर लेते हैं। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और फाई क्या है, सिंगल टर्न के अंदर फ्लक्स अगर फाई है, ठीक है, तो दैट विल बी n फाई इक्वल टू एल आई। ये टोटल फ्लक्स है, और लेटस से इसको फाई बी लिख लेते हैं, मतलब एक ही सिंगल कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, सो दैट इज फाई बी पर यूनिट एरिया, है ना, दैट विल बी फाई बी। सो इंडक्टेंस L, ये जो कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉइल। कॉइल किस चीज़ की बनी है, किस तरह का शेप, साइज, लेंथ, सब कुछ, कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पर करते हैं। ये डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं अभी अपने को, ये बाद में लगेगी। और इस डिवाइस को जो सेल्फ इंडक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टर। ये जो कांस्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, इतना ही बोलते हैं, या फिर कभी कभी बोलते हैं इंडक्टेंस। तो L मतलब क्या है, इंडक्टेंस। ओके, अब हमारा जो EMF है उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो हटा दो माइनस साइन, मैग्नीट्यूड लेंगे तो मॉड ले लो, ठीक है। और इसमें डाल दो वैल्यू Li, ये वाली वैल्यू, L कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी आई बाई डी टी हो गया। सो L का एक और फॉर्मूला बन गया E अपॉन मॉड ऑफ डी आई बाई डी टी, ये मॉड है, ये मॉड है, सही है। या फिर इसको पूरा मॉड में भी लिख सकते हो। तो EMF पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। यूनिट इसका वोल्ट्स है, एम्पियर है करंट का, पर सेकेंड, तो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, ये यूनिट बन जाएगा। और इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं हेनरी, बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट हेनरी, ठीक है, हेनरी, और यूनिट है कैपिटल H।